नमस्कार, मैं बरखा बली स्वागत करती हूँ आपका आपकी पसंदीदा सीरीज स्पॉटलाइट मिशन 2047 में। ये सीरीज यूपी के विकास का एक रियलिटी चेक है। यूपी सरकार के साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि यूपी के विकास कार्य को आपके तक पहुंचाया जाए और पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाई जाए। यूपी सरकार मिशन 2047 को पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है, क्योंकि विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत लक्ष्य है और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, और ये लक्ष्य हम हासिल कर रहेंगे। इसी संकल्प के साथ आज की शुरुआत करते हैं यूपी के एटा से, जहां एक किसान ने प्राकृतिक खेती के जरिए मुनाफा तो कमाया ही, साथ ही फसल की गुणवत्ता और जमीन की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाया। धरती मां के कायाकल्प के लिए, हमारी मिट्टी की सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अब हमें एक बार फिर प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ना ही होगा। यही आज समय की मांग है। पीएम मोदी की ये पुकार न सिर्फ बदलते वक्त के साथ कदम ताल की है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने का भी सबसे बड़ा आधार है। प्रकृति को ईश्वर मानकर पूजने वाला भारत शायद दुनिया का इकलौता देश है जहां फसल की बुआई और कटाई पर त्योहार मनाया जाता है। पूरी दुनिया में त्योहारों के देश के तौर पर मशहूर भारत के अधिकतर त्योहारों का आधार खेती और फसल की है। तब मैं देशवासियों से, खास करके मेरे किसान भाइयों बहनों से, विशेषकर मेरे छोटे किसानों को आज किसान दिवस पर आग्रह करूंगा कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ें। प्राकृतिक खेती खर्च भी कम होता है, उत्पाद भी बढ़ता है। ये खेती का सबसे सस्ता तरीका है, सबसे सुरक्षित तरीका है, और आज के विश्व में प्राकृतिक खेती से पैदा हुई फसलों की कीमत भी बहुत ज्यादा है। पीएम मोदी का यह आह्वान यूपी के सैकड़ों किसानों के लिए समृद्धि का वरदान बन गया है। ये है दुर्बीन सिंह, एटा जिले के किसान हैं। 20 बीघा की खेती है। अपने जिले में ये प्राकृतिक खेती के एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इनको देखकर जिले के कई किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। लेकिन एक समय था जब दुर्बीन सिंह के लिए 20 बीघे की खेती परेशानी की फसल उगा रही थी। दुर्बीन सिंह प्राकृतिक खेती से अब पहले की तुलना में 1.5 गुना मुनाफा कमा रहे हैं। मुनाफा इतना है कि अब दुर्बीन सिंह 30 बीघे जमीन पट्टे पर लेकर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं होता, जिससे लागत 30 से 40% कम हो जाती है। प्राकृतिक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों को बेहतर दाम भी मिलते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के तहत ट्रेनिंग सहित कई सहायता देती है। मैं कई वर्षों से नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ, और नेचुरल फार्मिंग और जो पेस्टिसाइड की फार्मिंग है उसमें थोड़ा सा अंतर आता है पैदावार में, परंतु उसके रेट इतने हमें हैवी मिलते हैं, लगभग दूने रेट हमें मिल जाते हैं। एटा की मिट्टी और मौसम ऐसा है कि यहाँ पर धान और गेहूं की खेती ज्यादा होती है। दुर्बीन सिंह जब केमिकल वाले फर्टिलाइजर डालते थे तो यही फसल उन्हें मुनाफा कम और परेशानी ज्यादा देती थी, लेकिन प्राकृतिक खेती अपनाने के बाद अब उनकी फसल और उसके बाई प्रोडक्ट दोनों से उनका मुनाफा कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। जैसे हम बंसी गेहूँ करते हैं, बंसी गेहूँ का अगर हम दलिया बना के बिक्री करते तो 120 रुपए किलो बिकता है। मेरे पास ये दलिया भी है, देखो ये बंसी गेहूँ का दलिया है, और ये 120 से 140 रुपए किलो बिकता है। बासमती 1886 उसका चावल 120 रुपए किलो बिकता है। और साधारण चावल का, साधारण जो धान है सुगंधित धान, उसका मुश्किल से चावल 45-50 रुपए किलो बिक पाता है, जो पेस्टिसाइड का। दुर्बीन सिंह एटा जिले में अब अकेले नहीं है। केंद्र सरकार तो किसानों की आय दुगनी करने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। यूपी की योगी सरकार भी लगातार नेचुरल फार्मिंग को
बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसका फायदा पूरे यूपी में दिख रहा है और एटा में नेचुरल फार्मिंग वाले किसानों की संख्या अब हजारों में पहुंच गई है। केंद्र सरकार की नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के तहत एटा में 21 क्लस्टर बने हैं। हर क्लस्टर में 50 हेक्टेयर भूमि और 125 किसान शामिल हैं। अभी पूरे एटा में 1050 हेक्टेयर भूमि पर 2650 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। एटा में फल, सब्जियां, तिलहन, दलहन और मोटे अनाज भी नेचुरल फार्मिंग से हो रहे हैं। और एटा में अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निःशुल्क दलहन, तिलहन, मिनी किट भी उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे यहाँ पर इसका क्षेत्रफल बढ़ने की पूर्ण संभावना है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि अवसंरचना निधि की बात कही है और उसका ढांचा और उसका विकास की बात कही है, इसका प्रत्यक्ष रूप से एटा को भी फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती के जिस मिशन की शुरुआत की है, उसको देश के सबसे बड़े राज्य यूपी ने पूरी तरह आत्मसात किया है। योगी सरकार लगातार ऐसी योजनाएं चला रही है, जिससे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है और यूपी में 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर आज प्राकृतिक खेती हो रही है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 1 लाख एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हुई है। बुंदेलखंड के 7 जनपदों में और गंगा जी के किनारे हमारे जो 27 जनपद हैं, इन सभी जनपदों में इसके प्रति व्यापक जन जागरण का एक कार्यक्रम लोगों ने चला करके इस अभियान के साथ जुड़े हैं। इसके परिणाम अच्छे आएंगे, बशर्ते हम सब अपने मिशन से पीछे न हट करके इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाएं। उत्तर प्रदेश ने प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन कर दिया। हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को इसके साथ जोड़ा है। प्राकृतिक खेती से जो उत्पाद आएगा, इस वर्ष हम लोगों ने इसको देखा कि वास्तव में केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग करके कितना उत्पाद आएगा और गौ आधारित प्राकृतिक खेती से कितना उत्पाद आता है, इसकी तुलना करो। अब आश्चर्य करेंगे कि उत्पाद में अंतर नहीं है, लेकिन लागत में अंतर है। 1 एकड़ में 12 से लेके 15,000 रुपए की बचत हो सकती है और 12 से 15,000 की बचत इस बात को बताती है कि किसान की लागत, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि किसान की आमदनी को दोगुना से अधिक करने के लिए हमें क्या करना है? लागत को कम करना है, उत्पादकता को बढ़ाना है। प्राकृतिक खेती के सिर्फ एक ही फायदे नहीं है, इसके फायदे भी अनेक हैं। केमिकल वाले कीटनाशकों और फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से जमीन भी खराब होती है और स्वास्थ्य भी, जबकि प्राकृतिक खेती से प्रकृति को भी बहुत फायदा होता है। वैज्ञानिकों की माने तो प्राकृतिक खेती की उपज में 17 अहम पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, जो शरीर के लिए बेहद जरूरी है। प्राकृतिक खेती से मिट्टी की सेहत सुधरती है और जलस्तर भी नियंत्रित रहता है। नदियों के आसपास प्राकृतिक खेती होने से नदियों में प्रदूषण भी कम होता है। सिंथेटिक उर्वरक और कीटनाशक नदियों में प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। रासायनिक उर्वरकों से निकलने वाले नाइट्रेट नदियों के पानी में ऑक्सीजन की कमी के कारण बनते हैं। प्राकृतिक खेती में ताकत है प्रदूषण कम करने की। यही कारण है कि योगी सरकार ने यूपी में गंगा नदी के किनारे लगे जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया है और गंगा नदी के तटवर्ती जिलों में ये योजना चल रही है। यूपी में गंगा के किनारे वाले 27 जिलों में नमामि गंगे योजना चल रही है। योजना में नदी के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर तक सिर्फ प्राकृतिक खेती ही हो रही है। यूपी सरकार गंगा के अलावा बाकी नदियों के किनारे बसे जिलों का क्लस्टर बना रही है। पूरे यूपी में कुल 1886 क्लस्टर बन रहे हैं। इस योजना पर 270.62 करोड़ खर्च होंगे। इस बार के यूपी बजट में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए 124 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। दरअसल एक समय था जब भारत में गो आधारित कृषि होती थी और रसायनों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता था। भारत में खेती का इतिहास हजारों साल पुराना है, जबकि रासायनिक फर्टिलाइजर और कीटनाशकों का इतिहास करीब 80 साल पुराना है। 1948 में मलेरिया और टिड्डी नियंत्रण के लिए DDT और BHC जैसे कीटनाशकों का आयात हुआ।
साल 1952 में पहली बार कोलकाता के पास BHC उत्पाद के लिए पहला प्लांट लगाया गया। 1960 में हरित क्रांति के साथ खेती में केमिकल का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया। हरित क्रांति के समय देश को खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की बेहद जरूरत थी, इसलिए उच्च उपज देने वाली किस्मों के साथ केमिकल का इस्तेमाल बढ़ा। लेकिन हरित क्रांति के बाद जब देश पर खाद्यान्न संकट हट गया, उसके बाद खेती में केमिकल के इस्तेमाल को रोकने पर ध्यान नहीं दिया गया। समय बीतते बीतते पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल खेती में इतना हो गया कि उसको बदलने के लिए पूरे इकोसिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत थी। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर काम शुरू किया। इसके लिए उन्होंने किसानों की आमदनी बढ़ाने और लागत घटाने के लिए कई योजनाओं को भी शुरू किया और इस लड़ाई में सरकार किसानों की साझेदार बनी। साल 2025 में आई पीएम धन धान्य योजना प्राकृतिक खेती के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रेरणा वही आकांक्षी जिलों का मॉडल है। इस योजना के लिए 100 जिलों का चयन बहुत सोच समझकर किया गया। इस योजना में हम सरकार की 36 योजनाओं को एक साथ जोड़ रहे हैं। जैसे प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन है, सिंचाई के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान है, तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए तिलहन मिशन है। ऐसी अनेक योजनाओं को एक साथ लाया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और दलहन मिशन ने भी किसानों में नई उम्मीद जगाई है। एटा में प्राकृतिक खेती की क्रांति लाने वाले दूरबीन सिंह भी इस योजना को लेकर खासे उत्साहित हैं। और जो प्रधानमंत्री से जो स्कीम लॉन्च की है अभी धन धान्य योजना, वो हमारे लिए बहुत वरदान सिद्ध होगी। और अगर हमें इसका लाभ मिलता है तो हम नेचुरल फार्मिंग वाले किसान हैं तो काफी प्रगति कर जाएंगे। पीएम मोदी और सीएम योगी ने ठाना है कि देश को वापस प्राकृतिक खेती की ओर ले जाना है, ताकि न सिर्फ किसानों को इसका लाभ मिले बल्कि आम जनता और पर्यावरण को भी इससे मजबूती मिले। स्पॉटलाइट में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब, खेत की तरफ। वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों, कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें। इन्हें खेत में डीकम्पोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं। जी साहब। स्पॉटलाइट में अगली खबर यूपी की कैपिटल लखनऊ से है, जहां डॉक्टर कामिनी सिंह ने मोरिंगा आर्मी बनाकर लोगों को रोजगार तो दिया ही, साथ ही स्वास्थ्य के लिए मोरिंगा के फायदों को बताकर लोगों को जागरूक करने का काम भी किया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इन चेहरों को गौर से देखिए, ये बदलते और बढ़ते यूपी की पहचान के चेहरे हैं। इन महिलाओं के हुनर और हौसले के बारे में जानेंगे तो आपका इनका मुरीद होना तय है। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि इन महिलाओं की हिम्मत, हुनर और हौसले की मुरीदों की लिस्ट में सबसे पहला नंबर किसका है? पीएम मोदी की मुरीद दुनिया भर के करोड़ों लोग हैं और अगर वो किसी के हुनर को सराहें तो ये तय हो जाता है कि वो हुनरमंद विशेष है। ये कहानी है डॉक्टर कामिनी सिंह की, जिनके पास वो सब कुछ था जिसको भारत का एक मध्यम वर्ग का परिवार लक्ष्य मानता है। डॉक्टरेट की डिग्री, सरकारी नौकरी, अच्छा वेतन। कामिनी सिंह के काम में पैसा था, इज्जत थी, नाम था, लेकिन उनके लिए ये सब महज पड़ाव थे, मंजिल नहीं। ऐसे में उन्हें एक रास्ता सूझा जो न सिर्फ मंजिल तक जाता था बल्कि उसमें सामाजिक सरोकार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण दोनों शामिल था। सहजन का मतलब प्रोटीन और विटामिन से भरपूर एक ऐसा पौधा, उसकी पत्तियां, उसका साग भी पौष्टिक है। एक एक पौधा हर घर में लगाने की व्यवस्था और उसकी नर्सरी भी वन विभाग ने तैयार की है। मोरिंगा यानी सहजन, सहजन की पत्तियां, उसके छाल, उसकी सब्जी सब शरीर को मजबूती देती हैं
और डॉक्टर कामिनी सिंह ने सहजन को शरीर के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं की मजबूती का पर्याय बना दिया। महिला अगर सशक्त होती है, अगर वो अपने स्वावलंबी होती है, तो वो सिर्फ अपना ही नहीं, अपने पूरे परिवार को स्वस्थ और स्वावलंबी बनाने में कहीं न कहीं उसका योगदान है। तो महिला अगर सशक्त होगी तो हर चीज सही होगा, चाहे वो हमारा समाज हो, चाहे वो हमारा घर हो या हमारा कारोबार हो, उन सभी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरा अपना नजरिया है कि मैं महिलाओं को सिर्फ घरों में काम करने के लिए प्रेरित नहीं करती। मैं महिलाओं को कि आप अपने घर के साथ साथ बाहर की दुनिया में भी कैसे अपनी भागीदारी दे सकें, उसमें भी आप अग्रणी बनके निकले, उभरे, ताकि आप खेत से लेके खलिहान तक और बनाने से लेके बाजार तक, इन सभी चीजों को महिला बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती है अगर उन्हें हम सशक्त करें तो। कामिनी सिंह ने बतौर साइंटिस्ट सरकारी नौकरी की थी, इसलिए उन्हें मोरिंगा के फायदे भी पता थे और उससे क्या क्या बन सकता है इसकी भी जानकारी थी। दिक्कत सिर्फ ये थी कि सहजन के किसान कम थे, किसानों को इसकी खेती के फायदे के बारे में उतना पता नहीं था। बड़े पैमाने पर किसानों को जोड़ने और उन्हें मोरिंगा की खेती से मुनाफा दिलाने में कामिनी सिंह की मदद की केंद्र सरकार के एक मिशन ने। यहाँ देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों को सशक्त करने के लिए 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि उत्पादक संगठन बनाने की योजना भी लॉन्च की गई। कामिनी सिंह ने साल 2019 में एफपीओ की शुरुआत की। केंद्र सरकार की रफ्तार योजना के तहत कामिनी सिंह के एफपीओ को आईआईटी बीएचयू से 25 लाख का ग्रांट मिला, जिससे शुरुआती मशीनें खरीदी गईं। जुलाई 2020 में पीएम मोदी की प्रेरणा से एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल फंड योजना शुरू हुई। कामिनी सिंह के एफपीओ का पूरा प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत चल रहा है। 2020 में ही केंद्र सरकार के सीमैप की मदद से कामिनी सिंह के मोरिंगा प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। इससे मोरिंगा के बाई प्रोडक्ट्स को बनाने की तमाम सहूलियतें एफपीओ को मिली। केंद्र सरकार की मदद और कदम कदम पर यूपी सरकार की योजनाओं के साथ ने कामिनी सिंह को वो ताकत दी, जिसके दम पर उन्होंने अपने एफपीओ के जरिए ग्रामीण महिलाओं को जोड़ा और उनके जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। कामिनी सिंह के एफपीओ में करीब 1000 ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं। महिलाएं केवल खेती ही नहीं बल्कि प्रोसेसिंग भी कर रही हैं। करीब 18 तरह के प्रोडक्ट बना रही हैं। मोरिंगा आर्मी करीब 300 तरह की बीमारियों से बचाता है मोरिंगा। मोरिंगा आर्मी का ये मॉडल गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक आदर्श बन गया। कामिनी सिंह के काम की चर्चा जब फैली तो पीएम मोदी ने उन्हें दिल्ली बुलाकर मुलाकात भी की और मोरिंगा खेती के बारे में मालूमात भी की। जब प्रधानमंत्री जी से हम लोग की मुलाकात हुई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी हम लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ दी कि आप महिला होके इतना आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही है, उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन है। और उन्होंने ये भी बताया कि आप महिला जो कार्य कर रही हैं वो बहुत ही सराहनीय है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही हमारी महिला बहनें आगे बढ़ें और बढ़ चढ़ के हर क्षेत्र में कार्य करें, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो, चाहे वो एक उद्यमी बनने का क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़ के वो आगे बढ़ें और कार्य करें। जब देश की सरकार का मुखिया इस तरह एक किसान की मुलाकात करके हौसला बढ़ाता है तो फिर उड़ान के लिए आसमान कम पड़ जाता है। और पीएम मोदी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि एफपीओ मजबूत होंगे तो देश के छोटे किसान मजबूत होंगे और इससे देश की इकोनॉमी की रफ्तार और तेज होगी। ये एफपीओ छोटे किसानों को बड़ी ताकत देने वाले हैं। ये छोटे किसानों को मार्केट में बड़ी फोर्स बनाने के माध्यम से बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था को छोटा किसान कैसे अपने पक्ष में खड़ा कर सकता है, कैसे बाजार की ताकत को चुनौती दे सकता है, ये उसका अभियान है।
कामनी सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। लगातार सरकार से मदद मिली और आज उनका कारोबार करोड़ों में पहुंच गया है और उनके एफपीओ से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर के साथ साथ स्किल्ड भी हो गई हैं। नाबार्ड के जरिए 27 देशों के लोग कामिनी सिंह के एफपीओ पर विजिट कर चुके हैं। अब कामिनी सिंह के एफपीओ का टर्नओवर 1.75 करोड़ तक पहुंच गया है। कामिनी सिंह ने 3 किसानों के साथ काम शुरू किया था। आज 3000 किसान उनके साथ हैं। आज उनका एफपीओ करीब 150 एकड़ जमीन की मोरिंगा की फसल को प्रोसेस करता है। भारत कृषि प्रधान देश है। 70% भारत गांवों में बसता है। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में सीएम योगी का लक्ष्य भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार में यूपी की भागीदारी बढ़ाने की है। कामनी सिंह के एफपीओ ने गांवों की अर्थव्यवस्था को जिस तरह से मजबूती दी है और मोरिंगा ने इसमें जो भूमिका निभाई है वो यूपी के लिए एक नया मॉडल बना है। यूपी में कृषि विभाग सहजन की खेती पर किसानों को 50% तक सब्सिडी दे रहा है। यूपी में पीएम आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम के लाभार्थियों को 2-2 सहजन के पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। योगी सरकार सहजन का इस्तेमाल कुपोषण से लड़ाई के लिए भी कर रही है और दवाई के लिए भी। रिसर्च के मुताबिक सहजन में 92 तरह के विटामिन और 46 तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। सहजन में 18 तरह के अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। डॉक्टर कामिनी सिंह की सफलता पूरे देश के लिए एक प्रेरणा तो है ही, लेकिन ये साथ ही साथ ये भी बताती है कि प्रगति का रास्ता प्रकृति से होकर भी निकलता है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर कामनी सिंह ने लखनऊ में जैविक मोरिंगा की खेती से लखनऊ के किसानों को सशक्त बनाया है और यूपी के विकास की गाथा में अपना योगदान दिया है। आपने यूपी के डॉक्टर कामनी सिंह की मेहनत को तो देखा ही। आइए अब देखते हैं बिजनौर की महिलाओं को, जिन्होंने अपने खुद की मेहनत से अपना ब्रांड तैयार किया है। खुद को स्वावलंबी तो बनाया ही, बल्कि और महिलाओं को प्रेरित कर रोजगार देने का भी काम किया। एक साल में हमारी मतलब 1 लाख से ऊपर ही इनकम हो जाती है और मेरा परिवार भी अच्छे से रह रहा है। मतलब किसी चीज की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मुझे भी, ना ही मेरे परिवार को, ना ही मेरे बच्चे को। कभी हमने सोचा नहीं था कि हम लखनऊ तक भी जाएंगे। कैसे प्रसाद मोदी से भी हमारा सम्मानित प्राप्त हुआ। इन चेहरों ने होठों पर ये हंसी बहुत मुश्किल से सजोई है। इन हाथों ने ये हुनर तकदीर से लड़कर कमाई है। दिल में ये आत्मविश्वास मुद्दतों बाद आई है। अपने कार्य को समय से पूरा करना और पूरी प्रतिबद्धता के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना अगर किसी को सीखना है तो नारी शक्ति से सीखे। आज ये चेहरे देश की आधी आबादी के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण बने हैं। ये सबूत है कि महिला सशक्तिकरण के वादे जब जमीन पर उतरकर महिलाओं के लिए पंख बनते हैं तो नारी शक्ति के हौसले की उड़ान के लिए आसमान भी छोटा पड़ जाता है। इन सारी तस्वीरों में एक साझा नाम दिख रहा है, विदुर। ये कोई मल्टीनेशनल ब्रांड नहीं है। ये विदुर ब्रांड बिजनौर की चंद महिलाओं के खून पसीने से सींची सफलता की साझी फसल है। विदुर का नाम महाभारत में आता है। महाभारत काल में विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री थे और धर्म के सबसे बड़े पालकों में से एक माने जाते थे। महाभारत युद्ध के बाद विदुर ने बिजनौर में ही धर्म तपस्या की थी। अब ये महिलाएं इसी बिजनौर में कर्म तपस्या कर रही हैं। बिजनौर का ये विदुर ब्रांड अब जिले की चौहद्दी पार कर देश भर में अपना नाम कमा रही है। बिजनौर की महिलाओं के स्वावलंबन का प्रतीक बने इस विदुर ब्रांड को इंटरनेशनल ट्रेड शो में पीएम मोदी ने भी सराहा है। सीएम योगी ने भी विदुर ब्रांड को प्रदेश में महिला स्वावलंबन का प्रतीक माना है। बिजनौर के महिला सहायता समूहों के बनाए उत्पाद को विदुर ब्रांड के तहत बढ़ावा दिया जाता है। विदुर ब्रांड यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया है। ये ब्रांड बिजनौर की करीब 3 लाख महिलाओं द्वारा चलाया जाता है। विदुर ब्रांड का सालाना कारोबार 5 करोड़ 80 लाख रुपए तक पहुंच गया है। इस ब्रांड से बिजनौर की करीब 23,000 महिला सहायता समूह जुड़े हैं। हमारा जो विदुर ब्रांड है हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं से बनाती हैं। 2 से 2.5 लाख महिलाएं हमारी समूह में जुड़ी हुई हैं
और लगभग 150 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं विदुर के नाम से। विदुर के नाम से विदुर प्रोडक्ट्स का कैफे, विदुर प्रोडक्ट्स की ही दुकान जिसमें रोज की हमारी रोजमर्रा की चीजें जो हैं वो हम लोग खरीद सकते हैं, ये हम लोगों ने जनपद में खोलने स्टार्ट किए हैं। और इनसे हमारी ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं। और जो मिशन शक्ति का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हमारी महिलाएं, हमारी नारियां जो है सशक्त हो, उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं ना कि हौसले को भी मंजिल तक पहुंचने के लिए मदद का एक हाथ जरूरी होता है। यूपी के बिजनौर में इन महिलाओं के साथ यही हुआ। विदुर ब्रांड से जुड़ी सभी महिलाएं पहले घर ही संभालती थीं। आर्थिक स्थिरता नहीं थी और बच्चों के भविष्य को लेकर सवालिया निशान लगा हुआ था। इस समूह से जुड़ने से पहले हम बस घर में रहते थे और अपना घर का कार्य करते थे। और देखो, एक ही कमाई में तो भला है नहीं है, पति कमाते थे, हमारे इतना खर्च नहीं हो पाता था हमसे। जिंदगी मुश्किल में ही कटती अगर इन महिलाओं ने खुद अपने दम पर कुछ करने की ना ठानी होती। ये घर से निकली तो यूपी सरकार ने कदम कदम पर इनका साथ दिया। महज कुछ ही समय में न सिर्फ ये महिलाएं आत्मनिर्भर बनी, बल्कि अपने परिवार में खुशहाली का कारण भी बनी। 3-4 हजार रुपए मिलते, अपना परिवार नहीं चलेगा। फिर मैंने सोचा कि हम कोई अपना एक बिजनेस करें मसालों का। मेरे मन में विचार आया मसालों का। फिर मैंने अपने परिवार में, अपने पूरी फैमिली में मालूम किया कि हम एक मसालों का यूनिट लगाए। उससे मुझे ब्लॉक के द्वारा बहुत सपोर्ट मिला। मैंने अपनी मशीनें मंगाई यहाँ से, गाजियाबाद से, मसालों की। फिर मेरा लोन भी करवाया जिले की तरफ से, एनआरएम विभाग से। वो मेरा CLF से मुझे 9 लाख का लोन मिला। पहले 2-3 हजार रुपए मुझे महीने मिलते थे बैंक से कि में। उसके बाद जो हमारे समूह में 12 दीदी, मैंने उनसे कहा कि हम अपने समूह के नाम से मसालों का काम करें, महादेव स्वयं सहायता समूह। हमारे समूह की दीदी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। उसमें जो हमारे समूह की 12 दीदी हैं, वे भी हमारे साथ सहयोग करती हैं मसाले बनवाने में। और जो पैकिंग होती है, हमारे कहीं से ऑर्डर आता है, वे मसालों की पैकिंग भी कराती है। मशीन हमारे खुद अपने घर पे लगी हुई है। फिर धीरे धीरे जब मैंने मशीन लगाई, उसमें हमारे 3-4 हजार रुपए की महीने की इनकम हुई। अब हमारे 2-3 महीने में कम से कम 1-1.5 लाख की सप्लाई होती है। उसमें मेरे परिवार को बहुत अच्छा लगा कि हमारा आर्थिक सुधार भी हुआ। बिजनौर में जब सफलताओं ने इन महिलाओं के कदम चूमा तो घर घर से, गांव-गांव से निकलने लगी स्वावलंबन की लहर। बिजनौर के नजीराबाद के गांव धनौरा की विपिन देवी अपने इलाके की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। महज कुछ साल पहले शुरू किए उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप ने शुरुआत तो पापड़ और अचार से की थी, लेकिन अब ये काफिला ई-स्कूटी और ई-रिक्शा तक पहुंच गया है। विपिन देवी ने करीब 5 साल पहले सूरज सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया। शुरुआत में 5 महिलाओं को ग्रुप से जोड़ा और पापड़ अचार बनाने का काम शुरू किया। 2 साल पहले वीडियो में देखा कि ई-स्कूटी के पार्ट्स खरीदकर इन्हें जोड़कर कोई भी अपने ब्रांड के नाम से बेच सकता है। विपिन देवी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को ई-स्कूटी का प्रस्ताव भेजा तो मंजूर हो गया। मिशन से 10 लाख की सहायता मिली और IIT मुंबई के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग भी। पहला शोरूम बिजनौर में जून 2024 में खुला। जून 2025 तक 30 ई-स्कूटी बिकी है। अभी रिक्शा भी मार्केट में आने को तैयार है। ग्रुप की सभी 12 महिलाएं अब 50 से 70 हजार रुपए महीने की आमदनी हासिल कर रही हैं। बिजनौर जिला अब अपनी पहचान बदल रहा है। कभी यूपी के पिछड़े जिलों में गिना जाता था, लेकिन सरकार के साथ और इन महिलाओं के हौसले ने बिजनौर को स्वावलंबन की एक नई पहचान दी है। तो स्पॉटलाइट में आज हमने यूपी के कुछ जिलों के विकास की गाथा आप तक पहुंचाई है। ये सिलसिला आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि देखिए मिशन है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। स्पॉटलाइट मिशन 2047 में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।